फिजिसिमैटिका में एक बार आपका वापस से स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं आकांक्षा 40 के बारे में, जिसे आकांक्षा 40 के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड सरकार का एक इनिशिएटिव है, जिससे स्टेट लेवल के बच्चों को 10th के बाद बुलाया जाता है एक जगह और उन्हें एक स्पेसिफिक तैयारी करवाया जाता है। तो स्टेट लेवल किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। मतलब पूरे झारखंड राज्य में जितने भी 10वीं के बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए या इस एग्ज़ाम को देने के लिए। एक पूरा स्टेट एलिजिबल है, ठीक है, जो 10वीं में है। 9th वाले नहीं दे सकते, 11th वाले दे सकते हैं अगर 10वीं पास कर लिए हो, क्योंकि एक साल वेस्ट होने का चांस रहता है। तो हम 10वीं के बच्चों को ही कंसीडर करेंगे। तो ये एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है जो झारखंड सरकार करवाती है, ठीक। इसका पर्पस क्या है मेनली, जो गरीब या पिछड़े इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने को पैसे नहीं हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग्स में जाने के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके, ठीक। तो उस तरह के बच्चों के लिए ये एक सुविधा मुहैया करवाती है सरकार। झारखंड सरकार एक सुविधा मुहैया करवाती है जो पूरे स्टेट से ऐसे 40 बच्चों को चुनकर लाती है, जो आगे चल के स्पेसिफिक एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो ये नीट का तैयारी करवाता है, ठीक है। नीट के बच्चे रहेंगे, 40 से 50 बच्चे रहते हैं नीट के, ठीक। ऐसे आकांक्षा 40 नाम है या आकांक्षा 40 नाम है, बट अभी जो है ना बच्चे ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो पहले 40 था, फिर 50 हुआ, अभी धीरे धीरे चांस है कि बढ़ते ही जाए, ठीक। जैसे जैसे इसकी सफलता बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट जैसे जैसे सफल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, ठीक। तो अभी आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो 50 बच्चे सेलेक्टेड होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्पेसिफिक तैयारी करवाता है वो मेडिकल है, दूसरा नीट है, सॉरी नीट और मेडिकल सेम ही होता है। जेई का तैयारी करवाएगा, नीट का तैयारी करवाएगा, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का। दो हो गया, मेडिकल मतलब नीट, ठीक है, इंजीनियरिंग मतलब जेई। तो इन दोनों का तैयारी करवाता है। साथ में क्लैट का भी तैयारी करवाता है, जो लॉयर्स वगैरह बनने के लिए होते हैं एग्ज़ाम, ठीक। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कहते हैं जैक आकांक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। आकांक्षा का मेन पर्पस क्या होता है कि फ्री कोचिंग, इससे फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैसिलिटी होता है फ्री कोचिंग मिलेगा आपको, ठीक है। पहला फैसिलिटी क्या होता है, फ्री कोचिंग मिलेगा। जैसे आप 11वीं 12वीं में पैसे लगा के अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए जाते हो, कोई कोटा जाता है जेई का तैयारी करना हो या नीट का तैयारी करना हो, तो कोई दिल्ली जाता है, कोई रांची जाता है, बहुत अलग अलग जगह पे, पटना भी जाते हैं लोग, ठीक। तो यहाँ पे एक अच्छे टीचर मुहैया करवाए जाते हैं आपको, जिससे आप एक कोचिंग के जैसे तैयारी कर पाओगे, ठीक है। स्कूल नहीं चलता, ठीक है, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल में सिर्फ नाम रहेगा, आपको अलग से आकांक्षा 40 में टीचर्स आते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक। दूसरी फैसिलिटी ये मिलती है, पहली तो हो गई कोचिंग फैसिलिटी, दूसरी हो गई हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक है। आपको हॉस्टल रहने के लिए, खाने के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल एक रूम मिलेगा जिसमें 2 या 4 बच्चे रह सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू रूम कितना बड़ा है वो देख के डिसाइड करेंगे वो, या आप डिसाइड कर सकते हो, वहाँ जाके आपको पता चलेगा। और तीसरी फैसिलिटी ये है कि भोजन बिल्कुल फ्री रहेगा। पहले तो कोचिंग फ्री रहेगा, दूसरा हॉस्टल फैसिलिटी फ्री रहेगा, तीसरा बात है फूड एंड एकोमोडेशन, ठीक है। फूड और एकोमोडेशन भी बिल्कुल फ्री रहेगा, आप बिल्कुल फ्री रहोगे, वहाँ पे फ्री खाओगे, ठीक। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। जैसे अगर आप जेई की तैयारी करोगे तो आपको पता होगा कि फिजिक्स सॉल्व करने के लिए एससी वर्मा थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, या सिंगेज का मॉड्यूल सॉल्व करना पड़ता है। अगर केमिस्ट्री में स्पेसिफिक बात किया जाए तो इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल हो गया, ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान हो गया, फिजिकल के लिए एन अवस्थी हो गया। तो ये सब सॉल्व करना पड़ता है। तो ये सारे रिसोर्स, मॉड्यूल्स, डीपीपी, जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वो सारे मुहैया करवाए जाएंगे आपको फ्री में, ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाओ और सिर्फ तैयारी पे ध्यान दे पाओ, ठीक है। और वीके सिंह सर हो गए कोऑर्डिनेटर वहाँ के, आदिल सर हो गए,
ठीक। तो ये लोग क्या करेंगे, आपको अपने एक्सपीरियंस से गाइड करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टीचर हैं, अभी तो टीचर चेंज हो रहे हैं, मेरे टाइम पे जो टीचर थे वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो वो सारे टीचर जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में, तो वो आपको गाइड करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक, कि कैसे तैयारी की जाए, जेई क्या होता है, कैसे एडवांस को क्रैक किया जाए, जेई मेंस को कैसे क्रैक किया जाए, ये सब वो गाइड करेंगे। आपके जो पर्सनल डाउट होंगे कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, वो नंबर दे देते हैं, व्हाट्सअप पे आपसे जुड़े रहेंगे, आप कॉल्स कर सकते हो। अगर कभी बीमार पड़ गए तो वहाँ पे वार्डन रहते हैं, गार्ड रहते हैं। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल की फैसिलिटी रहती है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल का फैसिलिटी रहता है, लड़कों के लिए अलग वार्डन, लड़कियों के लिए अलग वार्डन। तो वो सारे आपको देखते रहेंगे। अगर आप बीमार पड़ोगे तो चिंता वाली कोई बात नहीं होती, बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए जाते हैं वहाँ। अब अगला बात है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है। तो जैक का नाम आपने सुना होगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ये एग्ज़ाम वही कंडक्ट करवाता है। 2 पार्ट में एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला एग्ज़ाम जैक करवाता है, दूसरा एग्ज़ाम वहाँ के कोऑर्डिनेटर और जैक दोनों मिश्रित रूप से करवाते हैं, मिक्स होके करवाते हैं, ठीक। अच्छा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आकांक्षा 40 सर्च करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। आकांक्षा जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, आकांक्षा 40 सर्च करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कौन कौन है? सबसे बड़ी बात आती है कि ये एग्ज़ाम आपको पता चल गया, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा ये आपको पता चल गया। इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कौन कौन है, इस पर बात कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो 10th में पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट जो 10th में पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, जो जैक बोर्ड से 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक। जो जैक बोर्ड से 10th में पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट जो 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो जैक बोर्ड से 10th में पढ़ रहा है, हर बोर्ड का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, जैक बोर्ड का अप्लाई कर सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि वो रेसिडेंस ऑफ झारखंड होना चाहिए, ठीक। वो झारखंड का रेसिडेंस होना चाहिए, ठीक। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा हो, इकोनॉमिकली वीक हो, ठीक है, वैसे बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ये 3 पॉइंट ही है ज़्यादातर तो, कि 10वीं में पढ़ रहा हो, जैक बोर्ड का स्टूडेंट हो, ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का स्टूडेंट हो, जैक बोर्ड से पढ़ा हुआ हो, 9th-10th मिनिमम तो, और रेसिडेंस झारखंड का होना चाहिए, ठीक। ये 3 पॉइंट होते हैं, 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अगर आप इन तीनों में उत्तीर्ण हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन भी ले सकते हो, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें 3 स्ट्रीम अवेलेबल होते हैं, जेई के लिए, ठीक है, नीट के लिए और क्लैट के लिए, ठीक है। जेई किसके तैयारी के लिए किया जाता है? जेई एक एग्ज़ाम है, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग के तैयारी के लिए। नीट उसी तरह मेडिकल के तैयारी के लिए, ठीक है, मेडिकल फील्ड डॉक्टर बनना चाहते हो आप तो उस फील्ड के लिए नीट होता है। इसमें आपको मतलब क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी क्लैट की बात कर लेते हैं। क्लैट में जो है आप लोअर या लॉ की पढ़ाई करते हो, ठीक। अब एग्ज़ाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया 2 तरह से एग्ज़ाम होंगे। एक होगा फर्स्ट एग्ज़ाम जो जैक बोर्ड लेगा, ठीक है, दूसरा एग्ज़ाम दोनों मिक्स करके लेते हैं, जैक बोर्ड भी लेते हैं और वहाँ के कोऑर्डिनेटर वीके सिंह सर जो हैं उनकी भी इन्फ्लुएंस होती है उस एग्ज़ाम को लेने में, ठीक। एग्ज़ाम का पैटर्न ऑफलाइन रहेगा। पहला एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं हम लोग, पहला एग्ज़ाम, ठीक है, पहला एग्ज़ाम ऑफलाइन रहेगा। डिस्ट्रिक्ट के आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे होगा। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट गोड्डा है तो गोड्डा में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, किसी का धनबाद है तो धनबाद में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो पता नहीं, बट आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ऑफलाइन मोड में होगा ये एग्ज़ाम, आपको जाके देना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा फिजिकली। दूसरा बात ये है कि OMR सीट पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। OMR सीट मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। OMR सीट पे एग्ज़ाम देना मतलब ABCD ऑप्शन रहेगा, MCQ टाइप आपको टिक करने पड़ेंगे। ये मैं पहले एग्ज़ाम का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे रहेंगे। तो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन चार सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। पहला होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मेंटल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। फिजिक्स में तो जनरल आप जो फिजिक्स में पढ़ते हो वो सारी चीज़ें रहेंगे, जैसे ग्रेविटेशन 9-10 दोनों से ही रहेगा पेपर। तो आपको तैयारी थोड़ा अच्छा करना है, ठीक है। स्पेशली 10 से पूछा जाता है, बट आप 9th का भी पढ़ के जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं वो पहले एग्जाम में, नहीं तो दूसरे एग्जाम में तो डेफिनेटली ही रहता है, ठीक। फिजिक्स, अब केमिस्ट्री में भी 9-10, ठीक है। थोड़ा बहुत थोड़ा एडवांस भी टच करता है 9-10 से ऊपर वाली चीज़ें, तो अगर आप 9-10 अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तीसरा रहता है मैथमेटिक्स। फिर से 9-10 पढ़ के जाना, आप अच्छे से पढ़ोगे हो जाएगा, ठीक। चौथा होता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट या फिर रीजनिंग बोल सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग, ठीक है। इसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, ताकि वो आपको चेक कर पाए बच्चा कितना स्मार्ट है, कैसे सिचुएशन पे रिएक्ट कर सकता है, कैसे रीजन कर सकता है चीज़ों को, ठीक। 40-40-40-40 4 सब्जेक्ट मैंने बोला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेंटल एबिलिटी, सबके 40-40-40 क्वेश्चन रहते हैं, तो 160 क्वेश्चन हो गए। ये पहला एग्जाम होता है, ठीक। ये पहले एग्जाम का होता है, ठीक। टोटल 160 क्वेश्चन रहेंगे। अब मेडिकल फील्ड का बात कर लेते हैं, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहता है। तीसरा मैथ की जगह बायो आ जाता है। चौथा मेंटल एबिलिटी टेस्ट तो रहेगा भैया, तो ये 4 आ गए। फिर से 40-40-40 क्वेश्चन, ठीक है। फिजिक्स में 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन, तो 160 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं। अब क्लैट का अगर बात करें तो क्लैट में सब्जेक्ट बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। पहला तो इंग्लिश आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर जनरल नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में 40 क्वेश्चन, फिर जनरल स्टडीज़ में 40 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो जनरल नॉलेज में 40 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ में 40 क्वेश्चन रहेंगे, और 40 क्वेश्चन रहेगा मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी हर सेगमेंट के बच्चों के लिए रखा जाता है, ताकि आप कितने रीजन कर पा रहे हो चीज़ों को, वो टेस्ट किया जा सके। तो इसमें भी 40-40-40-40 160 क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आप सबके लिए बराबर हो, सबके लिए 160 क्वेश्चन रहे, ठीक। पहले एग्जाम में 160 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, ठीक। अब डिफ़िकल्टी लेवल का बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन जनरली कहाँ से पूछा जाता है। तो 9-10 के क्वेश्चन रहते हैं, मेनली 10th के ही रहते हैं, लेकिन 9th पढ़ के जाओगे तो आपको एक और सपोर्ट मिलेगा, और थोड़ा सा ही तो 9th में रहता है, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैक और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे ही रहते हैं, ज़्यादा सीबीएसई के कॉन्सेप्ट पे नहीं पूछते ये क्वेश्चन, बहुत ईजी रहता है पहले एग्जाम का क्वेश्चन। जैक और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं, जैसे जैक बोर्ड में आपको पूछते हैं ना, या एनसीईआरटी पे जैसे पूछता है वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। बेसिक और रीजनिंग जो मेंटल एबिलिटी एंड टेस्ट है, उसमें बेसिक रीजनिंग पूछे जाएंगे आपसे, बेसिक एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे कि थोड़े बहुत तो प्रॉफिट लॉस ये वो, जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो पता होना चाहिए आपको। और थोड़ा सा तो डिफ़िकल्टी अगर मैं इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल में बोलूँ तो मॉडरेट रहता है इस एग्ज़ाम का, ठीक है। ना इतना इजी रहता है, ना उतना हार्ड रहता है। कुछ बच्चों को इजी लगता है क्योंकि वो अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, कुछ बच्चों को हार्ड लगता है क्योंकि वो तैयारी नहीं करते। एक्चुअली वो मॉडरेट लेवल पे पेपर रहता है, बहुत सारे बच्चे हैं, इसीलिए ये हर किसी के ओपिनियन के अकॉर्डिंग वैरी करता है, ठीक। तो मॉडरेट लेवल पे पेपर जाता है, अच्छे से आप 9-10 में तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाता है आपके, नवंबर या दिसंबर, जनवरी, इन 3 मंथ के बीच में आता है, ठीक। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है, ऑनलाइन ही भरा जाता है। कैफ़े जाओगे, ऑनलाइन कैफ़े जाओगे, वहाँ पे आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आएगा, फिर आप एग्ज़ाम में अपीयर करोगे, फिर मेरिट लिस्ट बनेगा पहले एग्ज़ाम पे, ठीक है। उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम के लिए आप सेलेक्ट हो जाओगे। दूसरा एग्ज़ाम जो होगा थोड़ा सा टफ होता है, और इसका पैटर्न थोड़ा फिक्स नहीं रहता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है ना, वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वीके सिंह सर, उनका भी थोड़ा सा रोल होता है, तो वो वैरी करते रहते हैं अपने अकॉर्डिंग पेपर। साथ में जैक बोर्ड के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी बैठते हैं, डीसी वगैरह बैठते हैं रांची के, तो वो या एजुकेशन मिनिस्टर से भी इन्फ्लुएंस होते रहता है चीज़ें, तो पैटर्न चेंज होते रहता है सेकंड एग्ज़ाम का, कहने का मतलब ये है,
ठीक है। अब क्या-क्या इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी जो बुक है आपका, जो जैक बोर्ड मुहैया करवाई है या जैक बोर्ड में चलता है, एनसीईआरटी बुक ही चलता है। जेसीईआरटी बुक भी कहते हैं उसे कभी-कभी तो, स्टेट बोर्ड का है तो जेसीईआरटी और नेशनल में चले तो एनसीईआरटी, ठीक? तो इस बोर्ड के लिए क्या होता है, इस बुक का अच्छे से निचोड़ बिल्कुल आपको कंक्लूज़न याद होना चाहिए। इस बुक में क्या-क्या डिटेल है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप समझ के करो, रट के करो वो मायने नहीं रखता, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लर्न करते हो चीज़ों को, ठीक? तो आप वो कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि आप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है? जितने भी प्रॉब्लम है उसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत रीज़निंग और जनरल एप्टीट्यूड भी देख लेना, ठीक है? पता चला बाकी सब्जेक्ट में नंबर आ रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड में नंबर नहीं आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है इन चारों सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो या कोई भी एग्ज़ाम में बैठो, टाइम मैनेजमेंट, टाइम का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। टाइम कैसे मैनेज करते हो आप, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडिशनल पॉइंट ये है कि आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो, सैंपल पेपर देख सकते हो जो जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। और अगर होगा कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट ज़रूर करना। और प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है पहले एग्ज़ाम में, सैंपल पेपर बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो आप प्रैक्टिस करो चीज़ों का, ठीक है? इसमें मैंने क्या-क्या बताया कि एनसीईआरटी बुक आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए या बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए जो जैक बोर्ड में बुक चलता है, ठीक? एक-एक एग्ज़ाम्पल उसके जो एनसीईआरटी में एग्ज़ाम्पल दिए हैं वो डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल भी केमिस्ट्री में पूछ लिए जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेंटल एबिलिटी में, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जनरल नॉलेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ पे भी अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर भी क्लैट में आता है, तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा। और इन सबसे बड़ी बात कि टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन हार्ड है तो उसी पे टाइम दे रहे हैं, कैसे टाइम मैनेज किया जाए। तो अगर आपको लग रहा हो कि टाइम मैनेजमेंट नहीं पता है तो आप कमेंट करना, मैं एक वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे भी बनाने का कोशिश करूँगा या बना दूँगा अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक? जैक जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकांक्षा पोटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको और कुछ जानना हो तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है? और ये एक बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, एक बार आप पहुंच गए तो इतनी मेहनत करवाएगी आपसे कि आपको मेहनत करने का आदत लग जाएगा, ठीक है? और सबसे बड़ी जीवन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सीखने के लिए वो है मेहनत करने का आदत, ठीक है? मैं भी आकांक्षा 40 में ही था, 2021 में मेरे आकांक्षा 40 में सेकंड रैंक थे। आप चाहो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से चेक कर सकते हो, अमन राज मेरा नाम हुआ, सेकंड रैंक पे मैं आपको मिल जाऊँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें, ठीक है? बाय बाय।